Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Suraya Shaheen and today I will explain the books which I purchased from World Book Fair. स्टूडेंट्स को काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मैम आपने वर्ल्ड फेयर से कौन कौन से बुक्स परचेज किए इंग्लिश लिटरेचर के। तो एक्चुअली मैं इंग्लिश लिटरेचर की ही हूँ, तो मैं इंग्लिश लिटरेचर की ही बुक्स परचेज की हूँ। द फर्स्ट बुक विच आई परचेज्ड इज़ दिस Long Walk to Freedom. This is Long Walk to Freedom. And this is Nelson Mandela. This is the autobiography of Nelson Mandela. Nelson Mandela, I think you must be knowing. सबको पता होगा नेल्सन मंडेला के बारे में, कितने ग्रेट पर्सन थे, उन्होंने पॉलिटिक्स में कितना नाम कमाया। जो कहते हैं कि कोई लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक असंभव ही लगता है। इनकी ये कोटेशन मुझे हमेशा याद रहता है और बात बिल्कुल सही है कि जब तक आप किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वह आपको असंभव, इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट ही लगता है, ठीक है। लेकिन जब सॉल्व हो जाता है तब आपको आसान लगता है। तो नेल्सन मंडेला को आपको पता है उनका एक ही लक्ष्य था, क्या था? दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद यानी कलर डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल भेद, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रहित लोकतंत्र बनाया जाए जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। और इसमें वे सक्सेस भी रहे। हालांकि उनको इस स्ट्रगल में 1 और 2 ईयर्स नहीं बल्कि 27 ईयर्स यानी 27 साल जेल में भी रहना पड़ा। वो वे रहे, सभी टॉर्चर्स को उन्होंने झेला, फिर भी लास्ट में उन्हें इसमें सक्सेस मिली और वे दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। सो ये बुक है, काफ़ी थिक बुक है। अब सब लोग थिक बुक नहीं प्रेफर करते हैं, बट आई रियली लव दिस बुक। मुझे बहुत दिनों से मैं खोज रही थी कि मुझे ये बुक मिले तो मैं पढूं। सो फाइनली आई गॉट दिस बुक एंड आई शो दिस इज एक्नॉलेजमेंट पेज, you see it, and then we have chapters. In this book we have chapters. It is divided into several chapters. 11 पार्ट तक है। आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ये टोटल 11 पार्ट तक है और इसमें टोटल पेजेस जो है वह 628 है, यानी 628 पेज की यह काफ़ी थिक बुक है। ओके, सो मुझे ये बुक अब पढ़नी है, राइट। आई विल स्टार्ट। नेक्स्ट बुक जो मैंने परचेज की है वह है APJ अब्दुल कलाम की यह सेलेक्टेड राइटिंग्स एंड लेक्चर्स। आपको दिख रहा होगा APJ अब्दुल कलाम की ये बुक है सेलेक्टेड राइटिंग्स एंड लेक्चर्स। हालांकि इनकी बायोग्राफी के बारे में और नेल्सन मंडेला की भी बायोग्राफी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, जो कि मोटिवेशनल स्टोरीज़ और बायोग्राफी ऑफ ग्रेट पीपल के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें मैं बना चुकी हूँ। APJ अब्दुल कलाम पे भी और नेल्सन मंडेला की भी बायोग्राफी बना चुकी हूँ, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं इनके बारे में। अब ये जो सेलेक्टेड राइटिंग्स एंड लेक्चर्स है, इसमें एक्चुअली APJ अब्दुल कलाम की सिलेक्टेड राइटिंग्स है और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स इसमें आपको देखने को मिलता है, राइट। इसमें कई सेक्शंस हैं इस बुक में, टोटल 5 सेक्शंस है। देयर आर 5 सेक्शंस इन दिस बुक। अब जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, वो कितने ग्रेट पर्सन हैं और कितना उन्होंने स्ट्रगल किया राष्ट्र के लिए। वो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही उन्होंने स्ट्रगल की। वे एक विजनरी पर्सन थे, स्वप्नदर्शी थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्हें मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, राइट। उनकी एक अपने बुक तेजस्वी मन में जो लाइंस कही है वो मुझे हमेशा याद रहता है, जो उन्होंने कहा, स्वप्न विचारों में परिवर्तित होते हैं, स्वप्न विचारों में परिवर्तित होते हैं और विचार कार्यों में परिणत होते हैं। वे कहते हैं इंसान को विजन लेके चलना चाहिए, ड्रीम लेकर चलना चाहिए, यानी कि जब आप ड्रीम देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपके अंदर थिंकिंग क्रिएट होगी और जब थिंकिंग क्रिएट होगी फिर आपको वह रियलिटी में तब्दील हो जाती है। इसलिए वह कहते हैं कि विचार कार्यों में परिणत होते हैं, यानी जो आपके अंदर विचार आएगी वह कार्यों में परिणत हो जाएगी।
तो डॉक्टर कलाम जब सपने देखने की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है कि लोगों को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जब तक इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह विजन नहीं होता है अगर उसके पास, तो वह एक डाइवर्टेड लाइफ ही जीता होता है, व्यर्थ लाइफ जीता होता है। वह कहते हैं कि किसी ड्रीम को पाने के लिए डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन और कंसिस्टेंसी भी उतनी ही ज़रूरी है। दैट्स व्हाई आई लव दिस बुक। ओके, नेक्स्ट बुक की हम बातें करते हैं। नेक्स्ट बुक विच आई परचेस्ड दिस वन, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग द फेस ऑफ दिस ग्रेट पर्सन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, राइट। अगर आप नहीं पढ़े हैं इनके बारे में, इनके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऊपर भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं कितना स्ट्रगल किया इन्होंने। सो मार्टिन लूथर, दिस इज़ द बायोग्राफी ना ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने 1950s में अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू किया था। और सॉरी, so the root cause of this movement was to fight against slavery and to grant the rights, the equal rights to the enslaved Africans, and to resist the racial discrimination, racial oppression in America। क्योंकि उस टाइम अमेरिका में क्या था कि अफ्रीकन्स के प्रति कलर डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी चरम सीमा पे थी। तो उस टाइम मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह मूवमेंट लॉन्च किया था स्लेवरी और रेशियल सेग्रीगेशन के सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए। और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह मूवमेंट से ये काफ़ी इंस्पायर थे, और इस वजह से इन्होंने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट भी इन्होंने लॉन्च किया। और क्योंकि इनका भी यही कहना था कि कोई भी फिजिकल वायलेंस ना हो मूवमेंट में, ठीक है, यानी कि मतलब आंदोलन तो होने चाहिए, लेकिन इस आंदोलन से फिजिकल वायलेंस ना होना चाहिए, क्योंकि ये महात्मा गांधी से इंस्पायर थे। तो उस टाइम क्या था अमेरिका में कि अफ्रीकन पीपल को मार्जिनलाइज किया जाता था, उन्हें सेकंड क्लास स्टेटस दिया जाता था ऑफिशियल प्लेसेस पे, रेस्टोरेंट्स पे, स्कूल्स पे, उनको सेकंड क्लास सिटीजन दिया जाता था। और हर जगह उनके साथ क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ ऑपरेशन, उनके साथ यू कैन से दैट टॉर्चर किया जाता था उन्हें, राइट। उन्हें फील कराया जाता था कि वे यहाँ के नहीं हैं, उनकी जो है ट्राइब अलग है, हर कुछ अलग है, ये उनको मतलब ये उनके जैसे नहीं है। यानी कि वो अमेरिकन लोग क्या करते थे, पावरफुल फील करते थे इनके सामने और इनको सेकेंडरी स्टेटस देते थे। तो अब क्या है कि आप समझ सकते हैं कि जो भी चेंजेस अगर लानी होती है तो उसके लिए रिवॉल्यूशन ही ज़रूरी होता है, रिवॉल्यूशन ही एक रास्ता होता है। तो यू नो एवरी चेंज वांट्स रिवॉल्यूशन एंड एवरी रिवॉल्यूशन वांट्स ब्लड एंड सेक्रीफाइस। यानी अगर चेंज लाना है समाज में तो रिवॉल्यूशन ज़रूरी होता है, और जब रिवॉल्यूशन आप ला रहे हो तो उसमें सेक्रीफाइस और ब्लड होती है, राइट। सो अफ्रीकन लोगों को इक्वल राइट्स दिलाने के लिए स्ट्रगल में उन्हें अपनी जान खुद गंवा बैठी इन्होंने। इनकी एक्चुअली मर्डर कर दिया गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मर्डर कर दी गई। कब? 1968 में इनकी मर्डर कर दी गई, राइट। लेकिन मर्डर कर दी गई, लेकिन इनमें ये सक्सेस रहे अपने मूवमेंट को लॉन्च करने में, राइट। सो ये है इनकी बुक के बारे में जो मैंने खरीदी थी। अब नेक्स्ट बुक जो मैंने परचेज की है, दिस इज़ 1984, दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है वार इज़ पीस। वार इज़ पीस आपने सुना है कभी? युद्ध भी शांत होता है, राइट। तो ये ऐसी बुक है 1984, ये वर्ल्ड क्लासिक है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लासिक्स, आप देख सकते हैं नज़दीक से। तो ये वर्ल्ड क्लासिक बुक है, और ये बुक से आपको यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर में शायद ही कभी ऐसा होता होगा पेपर जिसमें क्वेश्चन नहीं आता होगा। खास करके इस राइटर से, जॉर्ज ऑरवेल जो है,
इनसे तो क्वेश्चन हर साल ही नेट में पूछा जाता है, और ये बुक 1984 से भी बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। एक्चुअली ये जॉर्ज ऑरवेल है कौन? जॉर्ज ऑरवेल एक्चुअली इनका पेन नेम जो है वह एरिक आर्थर ब्लेयर है। ये भी क्वेश्चन एक बार नेट एग्जाम में पूछा गया था। और इनका जो बर्थ कहाँ हुआ था, यह इंडिया के बिहार के मोतिहारी जगह पे हुआ था इनका, राइट। लेकिन ये ब्रिटिश राइटर है, बाद में ये वहीं रहे, तो ये ब्रिटिश राइटर में इनको काउंट किया जाता है। सो व्हाट अबाउट दिस बुक? आई टेल यू, दिस इज़ अ डायस्टोपियन नॉवल। यह इनकी बुक जो है 1984, यह डायस्टोपियन नॉवेल है, एंड इट इज़ ऑरवेल्स 9th एंड फाइनल कंप्लीटेड बुक। यह इनकी 9th और फाइनल कंप्लीटेड बुक है। एंड दिस नॉवेल डिस्कसेस अबाउट ए टोटलिटेरियन सोसाइटी दैट इज रूल्ड बाय द पार्टी एंड बिग ब्रदर। तो एक्चुअली डायस्टोपियन नॉवेल क्या होता है? डायस्टोपियन नॉवेल डिस्क्राइब्स अ फिक्शनल सोसाइटी वेयर लाइफ इज सो ऑप्रेसिव, torturous, life is at loss and miserable due to extreme control through government, technology and other destructive power. So ये एक डायस्टोपियन नॉवेल है, ये इसके बारे में है और जॉर्ज ऑरवेल की है। सो नाउ आई विल स्टार्ट रीडिंग इन डिटेल दिस बुक। वर्ल्ड क्लासिक है। अब नेक्स्ट बुक जो है वह ये है, दिस इज, आप देख सकते हैं, द बेल जार। दिस इज बाय सिल्विया प्लैथ। ये भी है क्लासिक्स, आप यहाँ देख सकते हैं, क्लासिक्स है, राइट। सो दिस इज़ अ क्लासिकल नॉवेल और आप सबको पढ़नी चाहिए। ये नॉवेल काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवेल है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा पढ़ करके। सो द बेल जार इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ सिल्विया प्लैथ। ये जो नॉवेल है इनकी, यह सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है इस राइटर की, सिल्विया प्लैथ की। और सिल्विया प्लैथ वॉज एन अमेरिकन पोएट, नॉवेलिस्ट, एंड शी वॉज ऑल्सो नोन फॉर कॉन्फेशनल पोएट्री, राइट। ये अमेरिकन राइटर है, ये पोएट भी थी, नॉवेलिस्ट भी थी और कॉन्फेशनल पोएट्री के लिए जानी जाती है। एंड if I talk about this novel, in this novel she has written total chapters 20 है, आप देख सकते हैं यहाँ 20 चैप्टर्स है इसमें। एंड in this book she talks about her alienation, mental illness and her identity। मेंटल इलनेस और डिप्रेशन की इस बुक में इन्होंने काफ़ी बात की हुई है, आइडेंटिटी की बात की हुई है। इन दिस नॉवल शी डिस्क्राइब्स हर डार्क एंड पेनफुल लाइफ, क्योंकि इनकी लाइफ, सिल्विया प्लैथ की काफ़ी पेनफुल लाइफ थी, काफ़ी मेंटल इलनेस है, ये सफ़र करती थी, ट्रॉमा से सफ़र की अपने लाइफ में। तो इस बुक में जो कैरेक्टर्स है, क्योंकि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके थ्रू उन्होंने अपने लाइफ की पेन और ट्रॉमा को इन्होंने रिफ्लेक्ट की है, डिस्क्राइब की है। इन दिस नॉवेल शी टॉक्स अबाउट हाउ शी पर्सनली स्ट्रगल्ड विथ ट्रॉमा एंड हर फादर्स डेथ। अपने फादर्स डेथ का जो ट्रॉमा हुआ ये, अब उसको कैसे इसने झेली अपने लाइफ में। एंड हाउ हर ब्रूटल एक्सपीरियंस एज अ वुमेन, एक वुमेन होने के नाते इन्हें काफ़ी लाइफ का ब्रूटलिटी इन्हें फेस करना पड़ा। सो सिमिलर टू हर पर्सनल लाइफ, Esther Greenwood, that is a character, and she is a bright college student who suffers from depression and mental illness। इसमें जो होती है ग्रीन एस्थरवुड इस नॉवेल में, तो वह काफ़ी डिप्रेसिव होती है वह, लेकिन वह ब्राइट स्टूडेंट होती है कॉलेज की, मेंटल इलनेस से सफ़र करती है, सिल्विया प्लैथ की तरह ही सेम डिप्रेशन में रहती है, ट्रॉमा से सफ़र करती है। सो इन दिस वे द थीम्स of this novel explore into female identity and the social expectations from a woman, right? So this is all about this novel. अब नेक्स्ट जो बुक है अब वो है हेनरिक, ये घोस्ट्स, देख सकते हैं ना, घोस्ट्स बाय हेनरी इब्सन। ये भी क्लासिक है, वर्ल्ड क्लासिक्स में ये सब आता है, ठीक है, आप सबको पढ़ना चाहिए। यह ड्रामा है एक्चुअली, एंड घोस्ट इट इज़ बाय हेनरिक इब्सन। एंड यू नो हेनरिक इब्सन इज़ अ नॉर्वेजियन playwright, dramatist, and this play satirizes 19th century morality of people। यानी 19th century
में उस टाइम क्या था मोरालिटी वहाँ का, उसके बारे में इन्होंने लिखा है इस बुक में, मतलब रिफ्लेक्ट किया है एक्चुअली कैरेक्टर्स के थ्रू। सो दिस इज़ ए कंट्रोवर्शियल प्ले। ये इनकी जो ड्रामा है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल माना जाता है, क्योंकि he has given the subject controversial subject, that is subject matter of this play includes venerable disease, incest and euthanasia, right। यानी कि ये बुक जो है वह, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इंसेस्ट है और इथनेसिया है। तो और क्या है कि यह मोरालिटी को रिफ्लेक्ट करता है 19th सेंचुरी का, राइट। और इसमें यह एक चीज़ लिखते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली व्हाट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फादर एंड मदर दैट वर्क्स इन अस, इट इज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेड आइडियाज एंड lifeless world beliefs and so forth. They have no vitality, but they cling to us all the same and we can't get rid of them. मतलब ये कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ चीज़ें अपने फादर और मदर से ही इनहेरिट करते हैं लाइफ में, कुछ ऐसा भी है डेड आइडियाज, लाइफलेस ओल्ड बिलीव्स है जिसे हमें क्या करना पड़ता है, जो हम लोग इनहेरिट कर लेते हैं, जिसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो एक्चुअली इस प्ले में एक ओसवाल्ड कैरेक्टर होता है, दैट इज़ ए बॉय ओसवाल्ड, एंड ही इज़ इन्फेक्टेड विथ सिफिलिस डिजीज। सिफिलिस डिजीज़ आपने सुना होगा सिफिलिस के बारे में। तो यह लड़का जो होता है ओसवाल्ड, वह सिफिलिस डिजीज से सफ़र करता होता है, एंड ही कॉन्ट्रैक्टेड दिस सिफिलिस डिजीज़ फ्रॉम हिज फादर। अपने फादर से उस ये जो सिफिलिस डिजीज़ है वो अपने फादर के थ्रू इन्फेक्टेड हो जाता है और इतना परेशान हो जाता है, ही दिस अंडरगोज मेंटल डिप्रेशन एंड ही सफ़र्स अ लॉट। देन ही बेग्स हिज मदर टू गिव हिम अ डोज ऑफ मोरफिन टू एंड हिज सफरिंग। अपनी माँ से वो लास्ट में रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मोरफिन का एक डोज दे दो ताकि मैं अपनी जो सफरिंग है उसको मैं ख़त्म कर दूँ। सो यह इस तरह की इन चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा इस ड्रामा में। और इस यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं नेट एग्ज़ाम में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट बुक जो है वो है दिस इज विच आई परचेस्ड, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर अ बायोग्राफी, ये मैंने ख़रीदी है। सो नाउ आई विल रीड दिस बुक। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अ बायोग्राफी, एडोल्फ हिटलर, लीडर ऑफ द नाजी पार्टी, डिक्टेटर, chancellor and Führer of Germany and author of Mein Kampf। तो ये है इनके बारे में, और इस बुक को मैं पढ़ूंगी, देन आई विल टेल यू इन डिटेल अबाउट दिस बुक। और नेक्स्ट बुक विच आई परचेज्ड इज, दिस इज ऑल्सो अ थिक बुक, मसाद। ये मैंने ख़रीदा है, द ग्रेटेस्ट मिशंस ऑफ द इसराइली सीक्रेट सर्विस ना, माइकल बार जोहर और नसीम मिशेल ने इन्हें लिखा है। और आप देख सकते हैं काफ़ी थिक बुक है ये। एंड दिस इज़ अबाउट कंटेंट ऑफ दिस बुक। यहाँ से लेकर आपको 1 से लेकर टोटल 21 इनमें चैप्टर्स है, और टोटल पेजेस की अगर मैं बात करूँ तो 388 है, यानी 400 के अराउंड इस बुक की पेज है that I will read. So this is all about the analysis of the books which I purchased in the World Fair. Thank you.